लो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम सब सी टेट पेपर टू एसएसटी के लिए क्लास 7 के जो हिस्ट्री है इसके संपूर्ण चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी। तो आप जैसे कि पीडीएफ में देख पा रहे होंगे कि जैसे ही एक चैप्टर समाप्त होगा, फिर उस चैप्टर से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे उस पीवाईक्यू को करते हुए फिर हम सब अपने अगले चैप्टर फिर पीवाईक्यू, ऐसे ही आज हम सब क्लास 7 का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है इसके संपूर्ण पाठ को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है कि हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो मानचित्र दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, मानचित्र हम यहाँ पर दिखा नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर वहाँ जब थ्योरी आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर दो मानचित्र था। तो वहाँ पर देखिए, एक मानचित्र था जो पहला वाला मानचित्र था। अब उस मानचित्र की विशेषता ये था कि जो इस समय का मानचित्र है तो इस समय के मानचित्र से वह सेम ऐसे उल्टा बना था। तो ऐसे कभी पूछ सकता है कि भारत के जो मानचित्र है उसका उल्टा मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना, अल ईदर्सी द्वारा, अल ईदीसी द्वारा। तो इस बात को याद रखना और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे देखिए, यहाँ पर ये दूसरा मानचित्र था जो इस समय का मानचित्र था। तो इसमें ये पूछ सकता है कि जो दूसरा वाला मानचित्र अर्थात जो फ्रांसीसी द्वारा बनाया गया था, फ्रांसीसी लोगों द्वारा बनाया गया मानचित्र था, वह कहाँ पर प्रयोग या कहाँ पर इस्तेमाल किया गया था? तो याद रखना, जो फ्रांसीसी द्वारा बनाया गया मानचित्र था वो यूरोप के नाविकों तथा व्यापारियों अपना यूरोप के नाविक और व्यापारी जो रहते थे वहाँ के, वे सब अपना समुद्र यात्रा के द्वारा वे नक्शे का इस्तेमाल किया था। तो इस बात को याद रखना, कभी भी कैसे भी ये थ्योरी को घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो आगे देखिए लिखा है शब्दावली। तो देखिए शब्दावली का आगे देखिए है कि ऐतिहासिक अभिलेख, जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख से आप परिचित होंगे। जो भी होता है अभिलेख, जो लिखाया जाता है, जो जैसे कि बताया जाता है पत्थरों में राजा की प्रशंसा के लिए या कुछ राजा आदेश देते हैं, तो इन सभी बातों को अभिलेख के द्वारा लिखा जाता है। तो देखिए लिखा है कि ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं। और ये अब यहाँ पर इसकी विशेषता बता रही है कि जो अभिलेख होते हैं वह कई भाषाओं में मिलते हैं। तो बताया गया कि ये भाषाएं भी समय समय साथ बदलती रहती है। अब जो भाषाएं होती है वो भी क्या होता है, समय समय के साथ बदलती रहती है। और साथ ही साथ बताया गया कि बदलती रहती हैं। और उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। अब जैसे हिंदुस्तान शब्द बताया गया कि हिंदुस्तान शब्द का उदाहरण दिया जा रहा है। बताया गया कि आज हम ऐसे आधुनिक राष्ट्र या राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, अर्थात हम आज हिंदुस्तान बहुत कम ही सुनते हैं और जब भी सुनते हैं भारत ही सुनते हैं। आगे देखिए बताया गया कि 13वीं सदी में जब फारसी लोग ने इतिहासकार मिनहाजे, याद रखना कौन, मिनहाजे ए सिराज। तो याद रखना, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना कौन किया था? तो मिनहाज ए सिराज ने किया था। कहाँ के थे ये भी याद रखना, फारसी थे। आगे देखिए लिखा गया है कि उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ दिया। तो याद रखना, ऐसे भी एकदम घुमा फिरा कर पूछता है कि जो मिनहाजी सिराज थे उन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका पर्पज क्या था, किस लिए प्रयोग किया था? तो याद रखना वो राजनीतिक अर्थ में किया था। और आगे देखिए है कि उनके इलाकों में बताया गया कि उन इलाकों में इस्तेमाल जो किया जा रहा था। और बताया गया दिल्ली और सुल्तान के अधिक्षेत्र थे, अर्थात वे जो इस्तेमाल किए थे राजनीतिक तौर पर, तो वह दिल्ली के सुल्तान के अधीनस्थ थे। अर्थात जितने इलाकों में ये हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक तौर पर प्रयोग किए थे वह दिल्ली सुल्तान के अधीनस्थ थे। आगे देखिए बताया गया हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत में समावेश में
कभी नहीं हुआ। तो याद रखना ये भी पूछ सकता है कि जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहाँ पर कभी नहीं हुआ, कहाँ पर हुआ ही नहीं। तो याद रखना हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत में समावेश नहीं हुआ, अर्थात वहाँ पर नहीं हो पाया। तो इस बात को एकदम इम्पोर्टेंट समझकर याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो याद रखना उसके बाद कौन, तो मिनहाज सिराज के बाद बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। कौन, तो बाबर ने। इस बात को भी याद रखना। और बताया गया कि प्रयोग किया इस उपमहाद्वीप के भूगोल पशु पक्षी और यहाँ यहाँ के निवासियों के संस्कृत का वर्णन करने के लिए किया था। तो याद रखना इन दोनों का पर्पज क्या था। जो मिनहाज ए सिराज थे वे राजनीतिक तौर पर या उसको मुद्दा बनाकर अपना वहाँ का हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। जबकि जो बाबर था, बाबर ने वहाँ के अर्थात जहाँ के हिंदुस्तान के बताया गया कि जहाँ के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था वहाँ के भूगोल पशु पक्षी और बताया गया वहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन के लिए किया था। अर्थात जो बाबर था तो हिंदुस्तान शब्द इसलिए प्रयोग किया था कि वहाँ के जो भूगोल है, पशु पक्षी है, निवासी हैं, संस्कृत है, इन सब के लिए वहाँ पर प्रयोग किया था। आगे देखिए बताया गया मगर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा सके, इसलिए प्रयोग किया था क्योंकि भौगोलिक और सांस्कृतिक के सत्व पर पहचाना जा सके। आगे देखिए लिखा गया है कि वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। अर्थात ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका मुद्दा ये नहीं था कि हम राष्ट्रीय जो राजनीतिक मुद्दा होता है, राजनीतिक मुद्दों को लेकर उसने ऐसा प्रयोग नहीं किया था। तो इस बात को याद रखना। बहुत लोग ऐसे स्टेटमेंट में पूछता है और बहुत लोग जान लीजिए एकदम इसको गलत करके आते हैं। तो इस बात को याद रखना। मिनहाज सिराज ने राजनीतिक पर्पज से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जबकि जो बाबर था वह वहाँ के भूगोल पशु पक्षी निवासियों के सांस्कृतिक ये सभी पर्पज से वहाँ हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया है कि जो हम आज जोड़ते हैं, अर्थात बताया गया कि जो हम क्या जोड़ते हैं कि हम जो बाबर था तो बाबर को ही आज ये राजनीतिक तौर पर ही जोड़ लेते हैं कि बाबर ने भी जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था वह भी राजनीतिक तौर पर ही किया था। आगे देखिए बताया गया कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो बताया गया जो उसे समाज या संस्कृत का अंग न समझा जाए उसे विदेशी कहते हैं। बहुत बार कंफ्यूज करता है, इस बात को एकदम ध्यान से देखना। लिखा क्या गया है, तो देखिए बताया गया कि मानो किसी भी गांव, बताया गया किसी भी गांव में ना, मान लीजिए कोई गांव है तो लिखा है किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, याद रखना कोई भी अनजान व्यक्ति, किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो उसे विदेशी कहा जाता था। तो इस बात को याद रखना। बहुत बार यही जो प्रश्न है ये एसएसटी के पेडालॉजी में पूछता है, तो याद रखना। तो देखिए बताया गया है कि मान लीजिए कोई गांव है तो उस गांव में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आया है, चाहे वह 2-4-10 किलोमीटर के रेंज में ही हो, पर बताया गया वह अनजान होगा ही 10-20 किलोमीटर के रेंज में। पर बताया गया कि अगर वह समाज का और संस्कृत उसका अंग नहीं, अर्थात जहाँ पर वह आया वहाँ की जो संस्कृति है, जो समाज है, उसका अगर अंग अर्थात उसकी जो संस्कृत और वेशभूषा है वहाँ का वह नहीं मैच कर पा रहा है, नहीं ग्रहण कर पा रहा है, तो उसको हम विदेश कहेंगे ना, विदेशी कहेंगे। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया अब स्रोत। तो देखिए बताया गया स्रोत क्या होते हैं। बहुत बार ये सब पेडालॉजी के प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि इतिहासकार जिस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृत करते हैं। याद रखना कि बताया गया कि जो इतिहास होते हैं तो इतिहासकार याद रखना जिस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृत का
पता लगाते हैं। तो देखिए बताया गया कि आगे कि देखिए, जैसे बताया गया कि इसे देखिए, बताया गया कि हुए, जो हुआ अलग-अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। स्रोत का मतलब किसी भी चीज़ का जो सहारा लेते हैं खोज के लिए, उसको हम स्रोत कहते हैं। किसी भी स्रोत, जैसे मान लीजिए कहीं के इतिहास में वहाँ खोजते हैं ना, खोजने के लिए जो सहारा लिया जाता है, उन सहारों को हम स्रोत कहते हैं, इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से सतना बताया गया 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हज़ारों वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। बताया गया कि इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी बता रहे इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, स्थापित भवन निर्माण तथा लिखित सामग्री का पर निर्भर है। तो यही जो लिखित सामग्रियाँ, सिक्के और ये सब क्या हैं, तो ये सब हमारे स्रोत कहे जाते हैं, इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविध आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया है और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी हो गया है। बताया गया कि लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत अर्थात जो शासकों के जीवन वृत्तांत या उनके जो राजनीतिक वृत्तांत, संतों के लेखक और उपदेश अर्जित आंदोलन के दस्तावेज, हिसाब तथा बताया गया तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। बताया गया कि धनी व्यक्ति जो शासक होता है, धनी व्यक्ति शासक, जन, मठ तथा मंदिर। याद रखना, बहुत बार पूछ सकता है कि जो धनी व्यक्ति शासक कौन, जन, मठ और मंदिर। बताया गया जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। आगे देखिए बताया गया इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखों में रखा जाता है। तो याद रखना जो पांडुलिपियां हैं उसको अभिलेखागार कहाँ पर, अभिलेखागारों में, पुस्तकालयों में रखा जाता है। बताया गया कि इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारी विस्तृत से मिली है। तो याद रखना ये जो पांडुलिपि है, ये पांडुलिपि क्या कहलाएगी, तो यह पांडुलिपि स्रोत कहलाएगी। अर्थात इसी पांडुलिपियों को लेकर उसी में किसी न किसी तरह से उसको पढ़कर वहाँ पर जाकर जो खोजते हैं, तो पांडुलिपि एक क्या है, साधन है। तो ये साधन ही स्रोत कहलाती है, इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन भी है। अर्थात जो पांडुलिपियों का है, उनका जो प्रयोग है उसका कठिन है, क्योंकि उसके अक्षर ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। आगे देखिए बताया गया कि नए साम्राज्य और राजनीतिक समूह। तो देखिए लिखा गया है 700 और 1750 ईस्वी के बीच, बताइए ईस्वी के बीच हजार वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों ने आगे भारी चुनौती रखा। आगे देखिए बताया गया कि मुख्य रूप से क्या हुआ कि इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने और अपने अनेक तरह के परिवर्तन हुए। अब देखिए बताया गया है कि इस काल में अलग-अलग समय पर और कई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। जैसे बताया गया कि सिंचाई में रहट, कताई में खर्चे जो होते थे, युद्ध के आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग, बारूद और हथियारों का इस्तेमाल। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आम, बताया गया जो इस तरह के जो उपमहाद्वीप थे, तो इस उपमहाद्वीप में कई तरह के खान पान भी आया न। जैसे बताया गया कि आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्चा, चाय, कॉफ़ी। बताया गया कि इन सभी बातों को ध्यान में रहे कि तमाम परिवर्तन कई नई प्रौद्योगिक और फसलें उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के काल थे। तो याद रखना। आगे देखिए बताया गया राजपूत, बहुत बार पूछा जाता है कि राजपूत थे कौन। तो याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि राजपूत, तो देखिए लिखा गया है कि इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। तो अब देखिए बताया गया कि
जिसका नाम राजपूत, उनका नाम राजपूत था। तो अब आगे देखिए बताया गया अर्थात राजा का पुत्र। बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है कि राजपूत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखना राजपूत, राजपूत का शाब्दिक अर्थ होता है राजा का पुत्र। आगे देखिए बताया गया कि 18वीं से 14वीं सदी के बीच इस नाम से आमतौर पर योद्धाओं, जो योद्धा होते थे, योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग किया जाता था जो जो क्षत्रिय वर्ण के होने के दावा करते थे। तो याद रखना इसका पर्पज यही है कि राजपूत उन्हें कहा जाता था जो 18वीं और 14वीं शताब्दी में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को राजपूत कहा जाता था जो योद्धा, जो जो योद्धाओं में समूह, जो योद्धाओं में समूह में प्रयुक्त थे, अर्थात समूह में थे, अर्थात जो योद्धा में शामिल थे। और बताया गया कि जो क्षत्रिय वर्ण के थे, जो क्षत्रिय वर्ण के थे, इन सभी को याद रखना, तो इन सभी को हम राजपूत कहते थे। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया है कि अब आगे देखिए बताया गया है कि क्षेत्र और साम्राज्य, याद रखना क्षेत्र और साम्राज्य, इन सभी बातों को ध्यान में रखना दोस्तों। बहुत बार आप सबको कंफ्यूज करता है, तो जो हाईलाइट करके थोड़ा बताएं उसको ध्यान से एकदम स्पष्टता से। तो आगे देखिए बताया गया है कि क्षेत्र और साम्राज्य इस काल में क्या हुआ कि राज्यों के अंतर्गत कई सारी क्षेत्राओं, जो क्षेत्र रहते थे, क्षेत्राएं आते थे। बताया गया जैसे कि दिल्ली के सुल्तान, अब जैसे बताया गया कि कौन, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन न बलबन। आगे देखिए कब, तो याद रखना 1566 से 1587 तक। तो आगे बताया गया कि प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासन बताया गया है जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से गजनी कौन सा गजनी अर्थात गंजन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि 700 तक क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय तय हो चुके थे उनकी भाषा और संस्कृति थी वे विशेष स्पष्ट हो रही थी। आगे देखिए बताया गया पुराने और नए धर्म। तो देखिए बताया गया है कि इतिहास से जिन हजारों वर्ष में पड़ताल हम कर रहे हैं, अनेक दौरान बताया गया इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। जैसे बताया गया कि जैसे दैविक तत्वों में लोगों का आस्था, दैविक मतलब देवताओं में लोगों की आस्था कभी कभी बताया गया कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। आगे देखिए बताया गया कि मगर क्या होता था, मगर आम तौर पर ये आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। बताया गया कि किसी भी दैविक अर्थात देवताओं के सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। बताया गया कि जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इन संस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया हिंदू धर्म। तो अब देखिए हिंदू धर्म के बारे में तो देखिए लिखा गया है कि आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें से बताया गया उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए, अर्थात इसमें भी बदलाव आए। तो देखिए कैसा बदलाव आया। बताया गया इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व। तो आगे देखिए बताया गया संरक्षक बहुत बार पूछा जाता है पेडालॉजी में। तो देखिए बताया गया संरक्षक किसे कहते हैं। तो देखिए बताया गया कि जो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। बताया गया कि यही युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसे कुरान शरीफ का जो संदेह भारत व सातवीं सदी में
7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। बताया गया कि मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो इस बात को भी याद रखना, जो मुसलमान हैं वह कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। बताया गया कि केवल एक ईश्वर अल्लाह अल्लाह की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि इस्लाम विद्वान, धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों, उलेमा का संरक्षण करते थे। अर्थात जो भी विद्वान, जो भी इस्लाम धर्म के विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री थे, वह उलेमा का संरक्षण देते थे। तो याद रखना, उलेमा का संरक्षण देते थे। आगे देखिए बताया गया कि इस्लाम के जो अनुयायियों में कुछ शिया थे। तो जो इस्लाम के अनुयायी रहते थे, अर्थात जो अल्लाह को मानने वाले रहते थे, उसमें कुछ शिया थे और कुछ पैगंबर साहब तथा कुछ जो शिया थे। तो अब शिया के कौन थे? तो याद रखना, जो शिया थे, तो बताया गया कि जो शिया थे और सुन्नी। तो अब शिया कौन थे? तो बताया गया कि शिया थे जो पैगंबर साहब तथा कुछ सुन्नी थे। तो जो अब बताया गया कि जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि संपन्न नेता मानते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शिया थे, तो ये बताया गया कि जो पैगंबर साहब के जो दामाद थे, तो जो दामाद थे अली को अपना क्या मानते थे? तो नेता मानते थे। तो वो शिया थे। आगे देखिए बताया गया कि समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो याद रखना, आप समय के इतिहास और कालखंडों का पर विचार। तो देखिए बताया गया कि जब इतिहास हुआ, तो बताया गया कि जब इतिहासकार समय समय पर क्या हुआ, केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि बताया गया केवल घंटों, दिनों, वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं, बल्कि कुछ बड़े बड़े हिस्सों बताया गया कि कुछ बड़े बड़े क्या हिस्सों, अर्थात जो युद्ध वगैरह होते थे, बड़े बड़े इन सभी हिस्सों को काल में बांट दिया गया। और बताया गया समय का अध्ययन कुछ आसान से हो गया। बताया गया 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकार, याद रखना कौन? तो अंग्रेजी इतिहासकार। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन? तो अंग्रेजी इतिहासकार भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। बहुत बार पूछा जाता है, अगर आप ठीक से नहीं देखे रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना, अंग्रेजी इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। तो कौन-कौन? तो याद रखना कौन? तो पहला था तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो याद रखना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कौन थे? तो अंग्रेजी इतिहासकार थे। तो अब देखिए बताया गया, यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का जो धर्म धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक है। अर्थात कभी ये भी पूछ सकता था कि इसका पर्पस क्या था, ये किस लिए ऐसा बांटा था? तो याद रखना, इसका ये विभाजन इस कारण हुआ था क्योंकि उनका मानना था कि शासकों का जो धर्म है, धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। अर्थात धर्म के द्वारा ही इतिहास में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे देखिए बताया गया कि और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी परिवर्तन, बदलाव नहीं आता है। बताया गया कि इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता भी उपेक्षा हो जाती थी। बताया कि इस काल में विभाजन को आज बहुत कम ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। अब देखिए, अगर आपने ये 2 या 3 पीडीएफ में थ्योरी था, अगर इस 2-3 पीडीएफ को ठीक से पढ़े होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो इन सभी प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है कि मध्यकाल में विदेशी शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो अभी हम बताएं कि विदेशी शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। तो बताएं, कोई भी किसी भी गांव में कोई अनजान व्यक्ति आए और वहाँ उसके जो संस्कृत है, रीति रिवाज है, उससे मैच न करता रहे, तो उसको विदेशी कहते हैं। तो देखिए बताया गया, गांव में आने वाला कोई भी जो अनजान व्यक्ति रहता है, कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाए, बगल के गांव का अनजान व्यक्ति आपका पड़ोसी आ जाए, तो वह विदेशी होगा? नहीं, ये बात गलत है। दूसरा है कि एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए शब्द प्रयोग करते थे, तो ये बात भी गलत है। तो देखिए, कोई भी अलग धर्म से मतलब नहीं था। यहाँ पर अलग गांव में है, बगल गांव में है, उनका धर्म अलग है। मान लीजिए
2 गाँव हैं, यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति है, वहाँ पर एक हिंदू व्यक्ति है, तो इस गाँव में आ रहे हैं तो उसको हम विदेशी कहेंगे? नहीं, अर्थात ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो इस बात को याद रखना, ऐसे ही प्रश्न बझाता है। तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, न तो ए सही है और न तो बी सही है। इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया है कि मध्यकाल में क्या हुआ कि मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ जिसे राजपूत कहते हैं। निम्नलिखित में से राजपूत बताया गया कि इनमें कौन-कौन से समूह आते थे, याद रखना। तो इनके जो समूह थे, सामंत लोग थे, सेनापति थे, सैनिक थे, अर्थात ये सभी को, अर्थात जो भी रहते थे इन सभी को क्या कहा जाता था, राजपूत कहा जाता था। याद रखना। आगे देखिए बताया गया मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था? तो याद रखना, अभी हम सब पढ़े तो जो रहट का प्रयोग होता था यह सिंचाई के लिए, सूती कताई के लिए, बारूद वाले हथियारों बनाने के लिए, मिट्टी का सामान बनाने के लिए। तो याद रखना जो रहट का प्रयोग होता था यह सिंचाई के लिए प्रयोग होता था। आगे देखिए बताया गया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है कि मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय क्या था? जैसे कि अभी हमने जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि इसका पर्पस क्या था, पूछ सकता है। तो देखिए यही पूछा गया है कि इसका आशय क्या था? तो बताया गया कि जो अविभाजित भारत में स्थिति जो क्षेत्र थे उस इसका मतलब था। तो ऐसा उसका मतलब नहीं था। जो मिन्हाज ए सिराज थे उसका राजनीतिक पर्पस था या राजनीतिक आशय था। दूसरा है कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन के लिए किया था। तो हाँ, ये वाला आपका सही है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगर आप फिर ये 2-3 जो पेज हैं, अगर इन 2-3 पेजों को ठीक से पढ़ेंगे तब जाकर अगले पेज को आपने जो PYQ आएंगे उसको ठीक से कर पाएंगे। तो देखिए लिखा गया है कि नए राजा और उनके राज्य। तो देखिए लिखा गया है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंश। तो देखिए है कि पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पल्लव, चौहान, चोल वंश। तो ये इतने थे। कितने ईस्वी में? तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। अब देखिए एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा गया है कि नए राजवंशों का उदय। तो नए राजवंशों का उदय, अब देखिए बताया गया कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूभाग और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके। तो बताया गया कि क्या हुआ कि राजा लोग प्रायः उन्हें अपने माहत और या सामंत के रूप में मानते थे। अर्थात जो ये सब योद्धा वगैरह आ गए तो इन सभी भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ गया। अर्थात जो छोटे मोटे थे, जो भूस्वामी थे, छोटे मोटे योद्धा थे, वो भी सामंत बनने का प्रयास किया। तो बताया राजा जो होते थे, राजा लोग प्रायः उन्हें क्या मानते थे? तो याद रखना, राजा लोग उन्हें सामंत मानते थे। आगे देखिए बताया गया कि उसे उम्मीद की जाती थी, अर्थात जो सामंत लोग थे उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। तो याद रखना, तो ये जो सामंत थे, छोटे छोटे सामंत रहते थे, तो इन सामंतों से राजा लोग क्या अपेक्षा करते थे कि क्या रहे कि ये जो सामंत हैं, छोटे मोटे हैं, तो ये सामंत हमारे लिए क्या लाएं? उपहार लाए और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, मतलब जी हजूरी करें और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अर्थात जब हम कहीं लड़ने जाएं तो वो जो उनकी छोटी सी जो टुकड़ी रहे सेना का, उस सेना की टुकड़ियों में हम हमारे सहायता प्रदान करें। आगे देखिए बताया गया कि अधिक सत्ता और संपन्न हासिल करने पर जो सामंत लोग होते थे, अगर जो सामंत चाहते थे कि हम अधिक सत्ता और संपदा हासिल कर लें, तो कुछ बताया गया कि जो सामंत रहते थे अपने आप को सामंत या मंडलेश्वर या पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर लेते थे। अर्थात क्या होता था कि वे जो सामंत लोग रहते थे, कहीं कहीं जब ज़्यादा अधिक धन पा जाते थे तो वे अपने आप पर स्वतंत्रता घोषित कर लेते थे। बताते थे कि हम बताते थे कि हम क्या होते था कि अपने आप को मंडलेश्वर, महासामंत
और बताया गया कि इत्यादि घोषित कर लेते थे, अर्थात जैसे एक उपाधि होती है, तो अर्थात ये मंडलेश्वर, महासामंत ये सब एक उपाधि अपने आप में ही ले लेते थे। आगे बताया गया इत्यादि घोषित कर लेते थे और कभी-कभी वे अपनी स्वामित्व के आधिपत्य के स्वतंत्रता हो जाते थे, अर्थात जो जिसके अंडर में रहते थे, अर्थात जिस राजा के, जैसे वो होता है ना कि राजा होता था, राजा के जो राज्य रहता था तो वहाँ पर छोटे-छोटे सामंत रहते थे, तो वे इतना शक्तिशाली हो जाते थे कभी-कभी कि अपने आप उपाधि धारण कर लेते थे और अपने आप स्वयं ही अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाते थे। अर्थात बोलते थे कि हम स्वतंत्र हैं, हम राजा के अंडर में नहीं हैं। अर्थात अब हम राजा की बात नहीं मानेंगे। आगे देखिए बताया गया कि इसी तरह एक उदाहरण है ढक्कन में राजकूट। तो देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है, का राजकूट कहाँ के थे? तो याद रखना ढक्कन, ना ढक्कन के। तो आप आगे देखिए उदाहरण के लिए बताया गया कि अब यही जो ढक्कन के राजकूट थे ना, राष्ट्रकूट थे, तो बताया गया कि शुरुआत में ये कर्नाटक, ये जो राष्ट्रकूट थे ये शुरुआती में सामंत किसके थे? तो चालुक्यों के। जो चालुक्य राजा था, चालुक्य राजा के क्या थे? अधीनस्थ थे, अर्थात चालुक्य राजा के जो सामंत थे। तो याद रखना बहुत बार पूछा जाता है, तो जो राष्ट्रकूट थे वह किसके सामंत थे या किसके अधीनस्थ थे? तो याद रखना कर्नाटक के। कर्नाटक का जो राज्य था, कर्नाटक के जो राजा थे चालुक्य वंश के अधीनस्थ थे। अब आगे देखिए बताया गया कि राज्य और प्रशासन। तो देखिए लिखा गया है कि नए राजाओं में से कई ने महाराजा धीराज या राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी और ऐसी क्या हुआ, अनेक तरह की भारी भरकम साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मण संगठनों के साथ अपनी सत्ता का साझेदारी करते थे। अर्थात इस बात को याद रखना, क्या करते थे? ये सब साझेदारी करते थे। तो अब आगे देखिए और इन बातों को भी याद रखना, जो महाराजा धीराज अर्थात राजाओं के राजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती अर्थात तीन भुवन के स्वामी। आगे देखिए बताया गया कि प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। तो अब देखिए प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। तो देखिए बताया गया कि प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे। तो जो प्रशस्तियाँ होती हैं, तो याद रखना प्रशस्तियाँ और अभिलेख ये दोनों अलग-अलग हैं। तो देखिए बताया गया प्रशस्तियाँ जो होती थी, तो प्रशस्तियाँ में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दश सत्य नहीं होते थे। तो याद रखना बहुत बार ऐसे आप सबको फँसा सकता है। तो याद रखना जो प्रशस्तियाँ होती थी, तो उसमें बताया गया कि जो शब्द थे सत्य नहीं भी हो सकते थे, अर्थात उसमें एकदम एग्जैक्ट नहीं पता था कि वह सत्य ही होते थे। तो देखिए बताया गया कि लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि जो शासक होता था, शासक खुद को कैसा दर्शाता था। तो अर्थात ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रशस्तियाँ होता था यह एग्जैक्ट सही नहीं हो सकता था। अर्थात अगर मान लीजिए हम किसी का प्रशस्ति लें, तो एग्जैक्ट हम उसको बारे में नहीं जान सकते कि इसमें जो लिखा है वो ऐसा ही होगा ना, पर एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अब देखिए बताया गया कि जो शासक लोग रहते थे वह खुद को कैसा दर्शाते थे ना। बताया गया कि मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये योद्धा ब्राह्मण द्वारा रची गई थी। अक्सर क्या होता था कि जो अक्सर प्रशासन में मदद करती थी। तो याद रखना अभी आगे देखिए बताया जाएगा। तो ये प्रशस्तियाँ जो होती थी, तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा जाता था, इसलिए इसको अशुद्ध माना गया। अशुद्ध का मतलब इसमें जो लिखा गया है उसको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सत्यता नहीं माना गया। तो आगे देखिए अब बताया भी गया कि जो राजा लोग रहते थे, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। तो बताया गया कि जो उस समय के जो राजा लोग रहते थे, तो ब्राह्मणों को भूमि का दान देते थे। बताया गया कि ये ताम्रपत्र पर अभिलेखित होते थे और ये जो दान देते थे, तो ये एक ताम्र का पत्र होता था, ताम्र का या तामा का एक पात्र होता था। उस पात्र पर अभिलेखित अर्थात लिखा जाता था कि हाँ, ये ज़मीन हम इस ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। तो आगे देखिए जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था, जैसे कि अभी हमने बताया। और बताया गया कि धन के लिए युद्ध प्रत्येक शासक राजवंश का आधार होता था। और बताया गया कि जो धन होता था, धन के लिए जो युद्ध होते थे, प्रत्येक शासक राजवंश का आधार होता था। बताया गया कि क्षेत्र विशेष था। बताया गया कि वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र
था जो गंगा घाट में कन्नौज था। तो अब देखिए ये गंगा घाट का जो कन्नौज था, देखिए इस कन्नौज पर कितने लोगों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। तो बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है, तो इस बात को आप आगे से ध्यान से सुनना। तो देखिए बताया गया कि क्या होता था, गंगा घाट के बगले में एक कन्नौज था। तो अब देखिए बताया गया कन्नौज के बारे में, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। बहुत बार कंफ्यूज करता है दोस्तों, तो इन तीनों को एकदम ध्यान से कंठस्थ कर लेना। कौन कौन थे, तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। कभी कभी चोल दे देगा, चालुक्य दे देगा, तो इन सब में कन्फ्यूज मत होना। बस इतना 3 लोगों को याद रखना, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। कहाँ पर, तो कन्नौज पर। आगे देखिए बताया गया कि पाल वंशों ने शासन सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। अर्थात ये तीनों आपस में क्या हुआ, लड़ते रहे। किस लिए लड़ते रहे, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए बताया गया, चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्षी थे। बहुत बार पूछा जाता है कि जो 3 पक्षी में कौन कौन आते थे। त्रिपक्षी में जो पक्ष आते थे, अर्थात कौन कौन से 3 राज्य या कौन कौन से 3 राजा वंश आते थे, तो याद रखना, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और क्या, पाल। तो बताया गया कि इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इनकी चर्चा त्रिपक्षी संघर्ष के रूप में किया। बताया गया अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान, गजनी कहाँ का, याद रखना, अफगानिस्तान का जो गजनी का सुल्तान महमूद था। तो बताया गया महमूद ने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भाग में, कहाँ पर, याद रखना, मध्य एशिया के भागों में ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। बताया वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता रहा। कौन, तो याद रखना, अफगानिस्तान का महमूद। आगे देखिए बताया गया कि निशाना थे न, बताया गया कि हमला करता था। और बताया गया अब कैसा, तो बताया गया कि संपन्न मंदिर जिसमें बताया गया कि संपन्न मंदिरों में हमला करता था। ये देखिए ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। तो बताया गया जो था वह महमूद ये कहाँ पर अक्सर करके निशाना बनाता था। तो बताया गया कि ये संपन्न मंदिरों, जिनमें गुजरात का जो सोमनाथ का मंदिर है वह भी शामिल है। महमूद ने जो धन लूट ले गया, इसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। अर्थात ये जो सोमनाथ का मंदिर से यहाँ पैसा वैसा लूट कर लेकर गया, तो क्या किया, अपनी राजधानी गजनी में एक वैभवशाली क्या किया, राजधानी अपना बनवाया। आगे देखिए बताया गया अल बेरूनी। कौन, तो अल बेरूनी ने किताब, जो अल बेरूनी की एक किताब है, तो बताया गया कि अल बेरूनी की किताब अल हिंद में, तो याद रखना, बहुत बार पूछ सकता है कि अल हिंद, तो याद रखना अल हिंद किसकी पुस्तक है, तो अल बरूनी की पुस्तक में सुल्तान महमूद का लेखा जोखा है। अर्थात जो जितना पैसा वगैरह जो भी लूटता उड़ता था, तो ये जो अल अल हिंद था, अल हिंद ये पुस्तक का नाम है। याद रखना, अल हिंद ये पुस्तक का नाम है और अल बरूनी ने लिखा था न। तो याद रखना, ऐसे भी पूछ सकता है कि अल हिंद पुस्तक में किसकी ब्यौरा है। तो याद रखना ये जो महमूद गजनीक था, इसका धन अर्थात धन का ब्यौरा लेखा जोखा है। बताया गया चौहान को चाहमान बोलते थे, चौहानों या चाहमानों, पृथ्वीराज चौहान जिसके सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। तो याद रखना, ऐसे भी पूछ सकता है कि महमूद गौरी को किसने हराया था, तो महमूद गौरी के जो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। कब, 1191 ईस्वी में। लेकिन दूसरे साल ही क्या हुआ कि दूसरे साल ही 1192 में उससे हार गया। अर्थात बताया गया जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने महमूद गौरी को हराया, पर अगले साल ही क्या हुआ, वो फिर से इनको हरा दिया। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि चोल राज्य, तो कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार
तो याद रखना जो कावेरी डेल्टा था, तो ऐसे भी पूछा जाता है चूल राज्य कहाँ के तट या किस नदी के तट पर थे, तो याद रखना चूल कहाँ पर थे, तो कावेरी डेल्टा के तट पर। तो बताया गया कि कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। जो चोल थे वह एक छोटे परिवार अर्थात एक छोटे प्रसिद्ध मुखिया परिवार के थे। तो बताया गया वे कांचीपुरम, बहुत बार पूछा जाता है चोलों की राजधानी कांचीपुरम, याद रखना चोलों की जो वे कांचीपुरम के वे पल्लव राजाओं के सामंत थे। तो याद रखना अभी हम सब क्या पढ़े कि जो राष्ट्रकूट थे वह राष्ट्रकूट किसके 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 सामंत थे, तो चालुक्यों के सामंत थे। जो राष्ट्रकूट थे तो राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, अभी हम सब पढ़े तो राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, तो चालुक्यों के सामंत थे। और अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है चोल, तो चोल किसके सामंत थे, तो याद रखना चोल पल्लव राजाओं के सामंत थे। तो इस बात को भी याद रखना जो चोल थे वह पल्लव राजाओं के सामंत थे और जो राष्ट्रकूट थे वह चालुक्य राजा के सामंत थे। तो इस बात पर एकदम कंफ्यूज मत होना, चोल और चालुक्य ये अलग अलग है। तो जो चोल थे यह पल्लव राजा के सामंत थे और जो ये चालुक्य थे वे चालुक्य खुद राजा थे और इसके राजकूट क्या थे, सामंत थे। आगे देखिए बताया गया कि उरैयार, तो याद रखना बहुत बार पूछा जाता है कि जो उरैयार है ना, उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। बताया गया कि उसने वहाँ तंजाउर, कहाँ पर, तंजाउर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। तो याद रखना ये भी हो सकता है, पूछ सकता है कि जो निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था, तो याद रखना निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर चोलों ने बनवाया था। तो याद रखना किसने, चोल शासकों ने बनवाया था। आगे देखिए बताया गया कि दक्षिण और उत्तर के पांडे कहाँ पर, याद रखना पूछता है कि पांडे राजा कहाँ के थे, तो याद रखना दक्षिण और उत्तर के पांडे और पल्लव ने इलाके का राज्य का हिस्सा बना लिया। अर्थात जो पांडे राजा थे, पांडे जो राजा लोग रहते थे, तो इन पांडे राजाओं ने पल्लव के इलाकों को इस राज्य का अपना हिस्सा बना लिया। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि राजा राज प्रथम ने जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, तो पूछ सकता है कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था, तो याद रखना सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन बना, तो राजराज प्रथम ने, इसको याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि चोल शासक बना और बताया गया कि 985 में, जो 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण विस्तार किया। बताया कि राज के पुत्र जो थे राजेंद्र प्रथम, तो इस बात को याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो राज का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, उनकी नीतियों को जारी रखा, अर्थात जो भी राज का आगे बढ़ाया था, जीत रहे थे, तो उसका जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, राज का जो पुत्र राजेंद्र प्रथम था, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाता रहा। और बताया गया कि उरैयूर से तंजाउर तक, कहाँ से, तो याद रखना उरैयूर से तंजाउर तक। आगे देखिए लिखा गया है कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां। तो देखिए लिखा गया है कि जो राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजाउर और गंग कौन सा था, तो याद रखना जो तंजाउर था, और उसके बाद राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार कंफ्यूज करता है कि ये जो था, ये दोनों लोगों ने, कौन, ये राज और राजेंद्र प्रथम, ये दोनों लोगों ने कहा, तो याद रखना तंजाउर और गंगकोड
गंगकोट चोलपुरम के जो मंदिर बनवाया था। तो अभी हम प्रश्न दिखाएंगे। तो इसमें देखिए ये दोनों का नाम दिया रहता है और बहुत लोग एक ही मानते हैं। तो इस बात को याद रखना, जो राजराज था और राजेंद्र प्रथम था अर्थात जिसका पुत्र ही था, ये दोनों लोगों ने इन दोनों मंदिरों को बनवाया था। कौन सा? तंजावुर और गंगकोट चोलपुरम के जो बड़े मंदिर स्थापित किए। और बताया गया कि मूर्तिकला की दृष्टि से ये एक चमत्कार था। बताया गया कि चोल मंदिर अक्सर बताया गया कि अपने आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। तो बहुत बार ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है, जो चोल मंदिर थे ये अक्सर करके अपने आसपास के विकसित बस्तियों में, कहाँ? तो अपने आसपास के विकसित बस्तियों में होने वाले क्या हो केंद्र बन गए थे। बसने वाले क्या हो गए थे? विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए थे। तो आगे देखिए बताया गया कि यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। तो ये भी पूछा जाता है, ये जो थे ये सब मंदिर बनाया गया था, तो ये मंदिरिया क्या थी? तो ये मंदिरिया शिल्प उत्पादन, शिल्प का मतलब ये जो मूर्ति वगैरह बनाया जाता है, तो ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। बताया गया कि मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, अर्थात जो मंदिर थे वे सिर्फ और सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे कि वहाँ पर सिर्फ लोग जाए पूजा करें। अब देखिए बताया गया कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। अर्थात जहाँ पर मंदिर वगैरह रहता था तो वहाँ पर चढ़ावा वगैरह भी आता था। तो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, अर्थात जहाँ पर मंदिर वगैरह रहेगा वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी एक केंद्र था। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि कृषि और सिंचाई। तो देखिए बताया गया कि चोल की कई उपलब्धियां जो कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से हुआ। तो जो चोल की जो और ज़्यादा उपलब्धि हुआ तो वो कृषि के द्वारा ही जाने जाते हैं। अर्थात कृषि के क्षेत्र में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आगे कुछ व्यवस्था किया था। अब देखिए कौन सा था? तो बताया गया कि आगे देखिए बताया गया साम्राज्य और शासक। तो अब देखिए साम्राज्य और शासक के बारे में। तो देखिए बताया गया किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, अगर आप सब प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो देखे होंगे कितनी बार हर साल रिपीटेड करता है। तो याद रखना, जो ऊर होता है, ऊर क्या कहते हैं? तो किसानों के बस्तियों को, जो किसान के जो बस्तियां रहते हैं तो उसको हम ऊर कहते हैं। बताया गया कि सिंचाई खेती की बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। सिंचाई के जो चोल थे, तो जो चोलों ने क्या किया कि सिंचाई की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, अर्थात उन्होंने सिंचाई का व्यवस्था किया होगा। तो आगे देखिए बताया गया कि इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। तो याद रखना, सिंचाई के जो व्यवस्था होते थे तो इन सिंचाई की व्यवस्था को नाडू या गांव के समूह को, तो याद रखना, जहाँ पर सिंचाई के खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गई थी तो ऐसे गांव को नाडू कहा जाता था। तो याद रखना, जो सिंचाई के गांव ने, जैसे मान लीजिए कहीं पर व्यवस्था है सिंचाई की, बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, तो जहाँ पर जिस गांव में अगर सिंचाई की ज़्यादा व्यवस्था है तो उस गांव को नाडू कहते थे। तो यहाँ पर इस बात को याद रखना, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी रहती थी, समृद्ध रहती थी, तो उस गांव को या उस गांव के समूह को, अब एक ही गांव में तो होगा नहीं, तो अनेक गांव में होगा, अर्थात जो 2-4 गांव में होगा, तो उस गांव के समूह को हम नाडू कहते थे और किसानों के बस्तियों को ऊर कहते थे। इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर असूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। बताया गया कि वे लाल जाति से धनी किसानों को केंद्रित चोल सरकार की देख रेख में नाडू और कामकाज में अच्छे नियंत्रण हासिल करते थे। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि प्रशासनिक कार्य करते थे ना, वेलार जाति थे। तो याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि उनमें से कई धनी भूस्वामी को चूल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुविंद वेलन, तो याद रखना कौन? तो जो भूस्वामी थे तो भूस्वामियों को जो चूल राजाओं ने सम्मान पूर्वक उन्हें क्या कहा? तो मुविंद वेलन कहा। क्या कहा? मुविंद वेलन, जिसमें बताया गया कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं
प्रदान का वेलन या किसान। तो याद रखना वेलन या किसान अर्थात इसका मतलब ये है कि जो 3 राजाओं के द्वारा अर्थात जो 3 राजा होते थे कोई उन 3 राजाओं के द्वारा सेवा प्रदान किए जाते थे। आगे देखिए बताया गया है कि अर अर इज अर इज यार अर ई आर। तो देखिए अरियार कौन थे? तो अरियार कौन थे? तो प्रधान जैसे उपाधियां थी। तो याद रखना ये भी पूछ सकता है कि अरियार का था, तो याद रखना ये उपाधियां थी। अरियार क्या था? उपाधियां दी गई थी, या अर्थात ये भी पूछ सकता है ये क्या था? तो उपाधियां थी। और बताया गया कि उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। बताया गया कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान और बाह्य देह प्राप्त हुआ था। आगे देखिए बताया गया कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कावेरी कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आए। तो बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पर ढेरों बस्तियां ब्राह्मण के अस्तित्व में आए या ब्राह्मण वहां पर आए। तो याद रखना कावेरी नदी। कहाँ पर? कावेरी नदी के दक्षिण भारत में। कावेरी नदी के दक्षिण भारत में जो थे वहां पर ब्राह्मणों की बस्तियां ढेर सारी आए। बताया गया कि क्या हुआ कि वह नगरम। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि नगरम के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये भी पूछ सकता है कि कावेरी नदी के दक्षिण भारत में दूसरे हिस्से में ढेर सारे ब्राह्मण आए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे नगरम कहा जाता है। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए नगरम उसे बोलते थे जहाँ पर व्यापारियों के संघ भी शामिल होते थे प्रशासनिक कार्य में। तो इस बात को याद रखना। तो जो नगरम रहते थे वह व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। आगे देखिए, अब देखिए अगर इस इतने इतने जो पीडीएफ था हम सब थ्योरी अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है ढक्कन के राष्ट्रकूट थे किसके सामंत थे? तो देख सकते हैं अभी जस्ट हमने पढ़ा और कितनी बार उसको हम दोहराए। तो जो ढक्कन के राष्ट्रकूट थे ना, और ये भी पूछ सकता है राष्ट्रकूट कहाँ के थे? तो याद रखना ये ढक्कन के थे। तो अब ढक्कन के जो राष्ट्रकूट थे तो ये किसके किसके सामंत थे अर्थात किसके अधीनस्थ थे? तो ये किसके अधीनस्थ थे? तो ये किसके थे? तो याद रखना कर्नाटक के चालुक्यों के। कर्नाटक के। तो ये भी पूछ सकता है कि चालुक्य कहाँ के थे? तो याद रखना ये कर्नाटक के थे। तो कर्नाटक के चालुक्यों के क्या थे? अधीनस्थ थे ना। आगे देखिए बताया गया कि जो चोल बताया गया कि चोल काल में जो वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो याद रखना जो वेट्टी शब्द था, कर जो नगद राशि के रूप में वसूला जाता था, कर जो जबरन श्रम के रूप में वसूला जाता था, कर जो उत्पादन के हिस्से के रूप में लिया जाता था, कर जो स्वेच्छा से लोगों के द्वारा राजा को भेंट किया जाता था। ये जो वेट्टी था, तो याद रखना ये जो वेट्टी एक कर था। कर मतलब ये एक टैक्स था। ये एक टैक्स था। तो ये टैक्स कैसा होता था? तो याद रखना ये कर जबरन के रूप में अर्थात जबरदस्ती श्रम के रूप में लिया जाता था। आगे देखिए बताया गया कि एलोरा की जो गुफा 15वें के भित्ति चित्र में जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में दिखाया गया है अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल के थे? तो अभी देखिए अभी हम सब पढ़े ये किसके काल के थे? तो ये राष्ट्रकूट काल के थे। आगे देखिए बताया गया कि कल्हड़ की जो रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास मिलता था? तो याद रखना जो कल्हड़ थे, कल्हड़ की रचना से हमें कश्मीरी राजाओं का इतिहास मिलता है। आगे देखिए बताया गया कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल। याद रखना जहाँ हम नोटिस कराए थे एकदम ध्यान से, तो गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल, न कि चोल। तो पाल जो थे ये तीनों शासकों के बीच चल रही लंबी लड़ाइयों की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है। तो आगे बताया गया कि सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो कारण क्या था? तो अभी हमने जस्ट बताया कि कारण क्या था कि तीनों लोग ये कन्नौज पर नियंत्रण करना चाहते थे। ये तीनों लोग कन्नौज पर नियंत्रण करना चाहते थे। आगे देखिए बताया गया कि अफगानिस्तान का जो गजनी था, गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपने भारत के विजय के दौरान जीते हुए लोगों और
प्रांतों के बारे में जानकारी चाहता है ना, जानना चाहता है। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लेकर घूमता था, अर्थात उसके साथ रहते थे। तो अभी हम सब पढ़े अलबरूनी, और अलबरूनी का एक किताब भी था, अल्ब ऐसे कुछ था। तो देखिए अभी हम सब थ्योरी में पढ़े, तो यहाँ पर उस बात को देखिए अभी हम सब देख लेते हैं उस सब उनको। तो देखिए क्या था, अलबरूनी का जो पुस्तक था, तो उस पुस्तक का नाम था अ, यहाँ पर यहाँ पर देखिए उस अलबरूनी के पुस्तक का नाम था। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि इस बार वो पुस्तक पूछ दे। तो देखिए यहाँ पर है कि अलबरूनी था जो गजनी के साथ साथ रहता था। उसका कवि उसके साथ साथ उस जो भी घटना होता था वह लिखता था, और उसकी किताब का नाम था अल हिंद। तो इस बात को याद रखना, अल हिंद। आगे देखिए, अब आगे अगला प्रश्न है हम सबका। तो अगला प्रश्न कौन सा है, तो देखिए अगला प्रश्न है हम सबका यहाँ पर। तो देखिए है कि चोल किसके सामंत थे। अभी हम राष्ट्रकूट पढ़े, तो राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, तो चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्य कहाँ के थे, तो याद रखना कर्नाटक के थे। तो अब चोल किसके सामंत थे, तो चोल किसके सामंत थे, तो याद रखना चोल पल्लव के सामंत थे। चोल पल्लव के सामंत थे। चालुक्य राष्ट्रकूट के तो हो नहीं सके, चेर के तो हो नहीं सके, चालुक्य के तो राष्ट्रकूट थे। तो याद रखना चोल पल्लव के सामंत थे। आगे देखिए बताया गया कि तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था। तो याद रखना जो तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये था राजेंद्र प्रथम ने। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। आगे देखिए बताया गया कि गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक ने कराया था। तो याद रखना ये भी कौन था, तो राजेंद्र प्रथम था। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताया गया कि व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा यह शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो ये बात सही है, जैसे कि अभी हम सब पढ़े। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि जो चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती थी। उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती थी। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा पहला दूसरा दोनों सही है। तो देखिए अगला प्रश्न है, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। बताया गया कि जो चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो आप कोर्स अभी हम सब पढ़े। दूसरा है कि मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम था। तो ये बात भी सही है। दूसरा है चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा में से एक थी, प्रतिमाओं में से गिनी जाती थी या एक थी। तो ये बात तीनों सही है। अगला देखिए है कि जो चोल काल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है चोल काल में जो किसानों की जो बस्तियां होती थी, तो किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। तो ये बात सही है, अभी हमने पढ़ा। बताया गया कि जो कि सिंचाई खेती के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थी। जो कि सिंचाई खेती के कारण क्या थी, बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो ये बात सही है, ये बात सही है। आगे देखिए बताया गया कि गांव के समूह को, तो जो गांव के समूह होते थे, जो गांव के जो समूह होते थे, तो ये जो होता था सिंचाई के लिए। तो बताया गया कि ये जो गांव के समूह होते थे उसको नाडू कहा जाता था, तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो ये अभी हम सब एकदम पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़े। तो देख सकते हैं आप, पूरा का ऐसे रख कर एक प्रश्न बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप बिना थ्योरी पढ़े जाएंगे तो क्या होगा। तो ये अर्थात ये हमारा दोनों सही है। अगला देखिए बताया गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए बताया गया कि वेल्लार न वेल्ला जो वेल्लन वागाई जो थे वे गैर ब्राह्मण स्वामी। याद रखना कौन, तो बताया गया गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। तो ये बात आगे देखिए बताया गया ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ये बात सही है। दूसरा है साल भोग। तो साल भोग क्या होता है, तो साल भोग होता है कि विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। तीसरा भी सही है। चौथा देखिए लिखा गया है
पल्लीचंदम मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। दूसरा है कि देवदान देवदान और देवदान और क्या बताया कि देवदान और तिरुन तिरुनमट्टुकानी जैसे बताया गया कि ये दान जो थे बताया गया जैन जैन ग्रंथों को दिए जाने वाले भूमि थे। तो ये बात देखिए, चौथा हमारा गलत है। चौथा हमारा क्या है? गलत है। तो अगर जब चौथा ये गलत है तो देखिए यहाँ पर चौथा क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा गलत है? चौथा और पांचवा क्या है? ये गलत है। तो आगे देखिए लिखा गया है, अगला देखिए, अब अगला चैप्टर आ गया। तो अब ध्यान से अगले चैप्टर की तरफ। तो देखिए अगला चैप्टर है कि दिल्ली के सुल्तान। तो अब देखिए दिल्ली के सुल्तान के बारे में। तो देखिए लिखा गया है तुर्कों का आक्रमण। तो अब बताया गया कि अल्प अल्पगीनी अल्पगीनी गजनवी। तो याद रखना कौन था अल्पगीनी गजनवी वंश का संस्थापक? तुर्क राजा ना। कौन? तो सुबुक्तगीन। कौन? तो सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की था। तो याद रखना बहुत बार पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला, पहले ऐसे पूछा जाता है भारत पर आक्रमण सबसे पहले किसने या कौन किया था? तो याद रखना कौन किया था? तो तुर्क लोगों ने किया था। कौन? तो तुर्क लोगों ने किया था। वहाँ पर फ्रांसीसी और इधर उधर दे देगा। तो याद रखना कौन? तो तुर्क लोगों ने किया था। पर और उसमें नाम भी पूछ ले तो याद रखना सुबुक्तगीन था। कौन? सुबुक्तगीन था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक था। बताया गया कि महमूद गजनी जो था सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना जो महमूद गजनी था ये सुल्तान की उपाधि धारण किया था। आगे देखिए बताया गया कि प्रथम तुर्की शासक था। हाँ देखिए यहाँ पर यहाँ तक था। तो बताया गया ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम जो बताया गया कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था? ऐसे पूछ सकता है। तो याद रखना सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो तुर्की शासक था वह महमूद गजनवी था। याद रखना आगे देखिए बताया गया कि जो महमूद गौरी भारत में तुर्की शासक का संस्थापना किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि जो तुर्की शासक का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था कौन? तो महमूद गौरी था। और सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी था। और तुर्की प्रथम बार जो आया था भारत पर आक्रमण किया था तो वो सुबुक्तगीन था। आगे देखिए बताया गया कि प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रारंभिक तुर्की शासक जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बताया गया खिलजी वंश, अलाउद्दीन बताया गया अलाउद्दीन तुगलक और तुगलक वंश के गयासुद्दीन, मोहम्मद फिरोज शाह, सैयद वंश, खिज्र बताया गया मोहम्मद लोदी वंश का। और बताया गया कि बहलोल जो बताया गया इब्राहिम लोदी 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत के स्थापना शुरू हुआ। और बताया गया इसके साथ दिल्ली एक राजधानी में बदल गई। जो दिल्ली थी एक राजधानी में बदल गई। आगे देखिए बताया गया कि जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला। तो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला। तो देखिए यहाँ पर आगे बताया गया कि दिल्ली के जो सुल्तान था, दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए बताया गया कि अभिलेखों सिक्कों वह राज्य स्थापत भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। बताया गया कि मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास तारीख याद रखना तारीख एक वचन, तारीख क्या है? एक वचन और तवारीख बहुवचन। तो ये भी पूछ सकता है कि तवारीख, याद रखना तवारीख क्या है? बहुवचन। तो बताया गया तवारीख और जो सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी जाती थी। तो याद रखना जो तवारीख में जो लिखे जाते थे सुल्तानों के जो शासनकाल, तो ये पूछ सकता है ये किस भाषा में लिखे जाते थे। तो इस बात को याद रखना जो तवारीख में जो सभी घटनाएं सुल्तानों के शासनकाल की घटनाएं लिखे जाते थे यह फारसी भाषा में लिखे जाते थे। याद रखना कौन से? तो याद रखना फारसी भाषा में लिखे जाते थे। तवारीख के लेखक कौन थे? तो याद रखना तवारीख के लेखक सचिव कौन थे? तो तवारीख के लेखक सचिव या शासक
कवि या दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे। आगे देखिए बताया गया कि ये जो तवारीख के लेखक होते थे, कोई सचिव रहता था, शासक रहता था, कवि, दरबारी ये सब रहते थे। बताया गया कि जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधित सवाल भी देते थे। बताया गया कि वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, सैनिकों को वेतन दिया जाता था। बताया गया कि था किसान भी राजस्व तभी चुकाते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होते थे। तो याद रखना जो राज्य तभी चुकाएंगे, कोई भी व्यक्ति हुआ राज्य तभी चुकाएगा जब वह खुशहाल और प्रसन्न रहेगा। आगे देखिए बताया गया कि जन्म सिद्ध अधिकार, तो देखिए बताया गया कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, उदाहरण के लिए बताया गया कि लोग मानते थे कि तय की गई जो कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासक शासक करने का अधिकार विरासत में मिलता है। जैसे बताया गया कि जैसे मिन्हाज ए सिराज ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई, उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे ये पूरा स्टेटमेंट रखा जाता है कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई, उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। यह किसका विचार है, अर्थात ऐसा यह कौन बोला था? तो याद रखना, यह कौन बोला था? तो मिन्हाज ए सिराज ने बोला था। आगे देखिए बताया गया कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो अब देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हो रहा है। तो देखिए बताया गया 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैंग रिसनों, कौन? तो याद रखना कौन? तो गैंग रिसनों का मतलब होता है कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ। तो बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि जो गैंगरिसनों है या गैंगरिसन है, ये इसका अर्थ क्या होता है? तो इस बात को याद रखना, गैंगरिसन का अर्थ होता है सैनिकों की टुकड़ियाँ। क्या होता है? सैनिकों की टुकड़ियाँ। इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि के निवारण क्या होता है कि निवास के लिए बने मौजूद किले बंद शहरों पर बसे शायद ही कभी फैला हो। बताया गया कि शहरों से संबंधित लेखन उनके दूर भीतर प्रदेशों पर उनका नियंत्रण के बराबर था। बताया गया कि और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के व्यापार कर लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। आगे देखिए बताया गया कि दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा तक हुआ। बताया गया कि 12वीं सदी के आखिरी तक बनी कुवन अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारे यह जब कौन? तो उसके जो मीनार थे, बताया गया यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई थी। बताया गया कि सबसे पहले शहरों में स्थित था। इतिहास में इस शहर को देहली, कौन? तो याद रखना कौन? तो देहली एक कुहान, याद रखना कौन? देहली एक कुहान या पुराना शहर। तो ऐसे पूछ सकता है पुराना शहर किस नाम से जाना जाता है? तो देहली एक कुहान, पुराना शहर कहा जाता है। बताया गया कि यह जो मस्जिद था, मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो इस मस्जिद का निर्माण या विस्तार किसने कराया था? तो अलाउद्दीन या इल्तुतमिश दोनों लोग ने कराया था। मीनार 3 सुल्तानों और कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका मीनार था, मीनार मतलब चारों ओर जो मीनार था, तो इस मीनार को 3 सुल्तानों ने, कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था, या इसका मीनार को बनाया गया था। आगे देखिए बताया गया कि मस्जिद अब देखिए बताया गया कि मस्जिद क्या होता है। तो देखिए बताया गया कि यह जो मस्जिद शब्द है, यह मस्जिद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि यह अरबी शब्द है। यह जो मस्जिद है, यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं। तो याद रखना, मस्जिद का मतलब ऐसा स्थान। पहली बात तो ये अरबी शब्द है, इस बात को याद रखना। दूसरी बात,
दूसरी बात इस याद रखना कि ये मस्जिद वहाँ होता है जहाँ पर मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं, जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं। आगे देखिए बताया गया कि सहजा न सहजा सहजा सहजदा न याद रखना कौन सा सहदा डाल दे। देखिए वो जो यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो अल्लाह की आराधना में सजदा सजदा अर्थात सजदा का मतलब है, ये भी पूछ सकता है कि सजदा जो होता है तो इसका मतलब होता है घुटनों और माथा टेकना ना, अर्थात वहाँ पर जैसे होता है कि नमस्कारी करते हैं तो वो सब जो होते हैं मुसलमान जो होते हैं सजदा करते हैं। तो याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि जामा मस्जिद और मस्जिद मस्जिद जामी, जो जामा मस्जिद और मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होते थे जहाँ बताया गया कि जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते थे। नमाज की रस्म के लिए वे एक विद्वान पुरुष पुरुष को इमाम, क्या इमाम अर्थात इमाम का अर्थ होता है नेता, इस बात को याद रखना। इमाम का अर्थ होता है नेता, सजदा का अर्थ होता है घुटने या माथा टेकना, इस बात को याद रखना। और देखिए बताया गया कि जो मस्जिद है ना, मस्जिद है तो ये मस्जिद भी अरबी शब्द का है। इसका अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं। आगे देखिए बताया गया कि जहाँ अनेक, तो बताया गया कि जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित हो होकर साथ ही साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज के रस्म के लिए विद्वान पुरुष होता है उसे इमाम या नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश देता है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस दिन, तो याद रखना शुक्रवार के दिन धर्म उपदेश देता है। आगे देखिए बताया गया कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का के तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। तो ये जो मक्का होता है तो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। अब बताया गया कि मक्का की ओर मुंह करके क्यों खड़े होते हैं, तो अब जो बताया गया कि जो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो मक्का की दिशा को, तो याद रखना मक्का की दिशा को क्या बोलते हैं, तो किबला बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना, मक्का की दिशा को किबला बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि खिलजी और तुगलक वंश। तो देखिए बताया गया कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समकालीन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। बताया गया कि दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अनेक विशेष क्या गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया गया। बताया गया अधिक पसंद करते थे। बताया गया कि इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहते थे। तो बहुत बार पूछा गया है तो इस बात को याद रखना, गुलामों को फारसी भाषा में, तो याद रखना गुलामों को फारसी भाषा में बंदगाह कहते हैं, बंदगाह कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, अर्थात जो सैनिक का सेवा करने के लिए इन्हें खरीदा जाता था। आगे देखिए बताया गया कि उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बताया गया कि वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करने पर भी निर्भर रहते थे। आगे देखिए बताया गया कि सेना नायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता था, अर्थात जो सेना नायक थे उन्हें भिन्न भिन्न इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता था। आगे देखिए बताया गया कि यह इलाके इक्ता कहलाते थे, अर्थात जो ये सेना नायक के विभिन्न इलाके होते थे इस इलाकों को इक्ता कहते थे ना, इलाकों को इक्ता कहलाता था और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार कहते थे, अर्थात जो इन सभी को संभालते थे तो उन्हें इक्तादार कहते थे। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। आगे देखिए बताया गया मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। आगे देखिए बताया गया कि सैनिक सेनाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों के राजस्व की वसूली किया करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम जो होता था
सर ही एवं सैनिक को भी तनख्वाह के रूप में देते थे। आगे देखिए बताया गया कि उस समय 3 तरह के कर थे। कौन-कौन से? तो याद रखना कौन थे तो कृषि पर। तो उस समय कृषि पर कर था जिसे खदजा खराज कहते थे। याद रखना जो कृषि पर कर लगाया गया था, तो कृषि पर लगाया गया कर को हम खराज कहते थे। याद रखना कौन? खराज कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50%, 50% का मतलब जो किसान के उपज का था उसका आधा, आधा भाग क्या होता था? आधा भाग या आधा प्रतिशत होता था। तो याद रखना जो खराज था यह कृषि पर लगाया गया कर था और यह कितना था? तो आधा अर्थात 50% होता था। अब आगे देखिए बताया गया कि मवेशियों पर लगाया जाता था कर और घरों पर भी कर लगाया जाता था। आगे देखिए बताया गया कि अफ्रीकी देशी जो मोरक्को, कौन? तो मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री कौन? तो इब्न बतूता। याद रखना इब्न बतूता कहाँ? तो मोरक्को से आया था। का बाबू? हाँ, तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था ना, मोरक्को से आया था। आगे देखिए बताया गया कि बतलाया जाता है, इब्न बतूता बतलाता है कि सरदार जो कौन था? तो याद रखना सरदार की रक्षा व्यवस्था के बारे में दिल्ली सल्तनत के 1526 ईस्वी तक दिल्ली का आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य था। बताया कि इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ, जैसे अफ़गाना राजपूत, शेरशाह सूरी और मुगल साम्राज्य। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो अगर आपने इस इतने थ्योरी को ठीक से सुना होगा तो इन सभी प्रश्नोत्तरी को कर ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है दिल्ली के शासन जो दिल्ली को शासकों के जो वंश को बढ़ते हुए कालखंडों में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहले क्या थे? तो पहले तुर्क थे। तो ये बात सही है। तो देखिए जिसमें तुर्क नहीं है उसको काट दीजिए, अर्थात दूसरा में ये, तीसरा में ये तुर्क नहीं है। तो देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पर क्या है? तो पहला सही है, पहला ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, अर्थात ये हमारा गलत। तो दूसरा तुर्क है। फिर तुर्क के बाद क्या आया? तो तुर्क के बाद कौन आया था? तो तुर्क के बाद आए थे खिलजी। तुर्क के बाद खिलजी अर्थात पहला, दूसरा और फिर आए थे तुगलक, फिर सैयद, अर्थात ये हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा तीनों एकदम सीरियल में सही है। तो इस बात को याद रखना। कौन? तो तुर्की शासक, खिलजी शासक, तुगलक शासक और सैयद, अर्थात तो कौन? तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन जो था, गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया गया था ना, किसके लिए किया गया था? तो याद रखना राजस्व के रूप में प्राप्त अनजानों को इकट्ठा करने के लिए, विदेशी व्यापार को रहने वाले या खाने पीने के मनोरंजन के लिए। बताया गया कि रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों में रहने वाले के लिए बने मौजूद किलेबंदी के लिए। तो याद रखना जो पूछा गया है कि जो गैरीसन शहर था इसका निर्माण किसके लिए किया गया था? तो याद रखना गैरीसन शहर का निर्माण सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए जो किलेबंदी पर करने के लिए किया गया था। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान था मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी राज्य द्वारा समुद्र तक मदुरै और जामू जाऊर और सुदूर दक्षिण भारत के राज्य तक फैलाया। तो याद रखना कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी था। आगे देखिए बताया गया कि जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर जो दिशा होती है वह दिशा क्या कहलाती है? तो किबला कहलाती है। अगला देखिए बताया गया कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो बंदगाह होते थे, बंदगाह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बंदगाह शब्द का अर्थ होता है गुलाम, अर्थात जो मजदूर होते थे। आगे देखिए बताया गया कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया कि विभिन्न आकार वाले इलाके में एकता कहलाते थे। तो ये बात सही है, विभिन्न जो आकार रहते थे वहाँ पर एकता कहलाते थे। एक
इस एकता को संभालने वाले अधिकारी को अमीर कहा जाता है, तो अमीर नहीं इक्तेदार कहा जाता था, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया गया कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो देखिए बताया गया कि मुक्ति लोग को एकता थोड़े-थोड़े समय के लिए दी जाती थी। जो मुक्ति लोग थे उनको एकता थोड़े-थोड़े समय के लिए दी जाती थी। बताया गया कि ताकि किस लिए दिया जाता था, ताकि मुक्तियों पर प्रभावित जो तरीके इस पर नियंत्रण रखा जा सके और उनके मापदंड जो माप होते हैं और वे वंश एवं परंपरा से न चल सके, तो न चल सके ये बात गलत है, तो वो चल सके इसलिए, अर्थात सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, कथन सही है, अर्थात जो कथन है वह सही है पर कारण गलत है, अर्थात केवल ये सही है और कारण गलत है। अगला देखिए दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगाने वाले जो कर होते थे वह क्या कहलाते थे, जो याद रखना जो कृषि पर कर लगाया जाता था तो वह खराज कहलाता था, और ये खराज का कितना प्रतिशत होता था, तो याद रखना 50% होता था। आगे देखिए बताया गया कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है कि मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमत पर नियंत्रण करने के जो कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसे टोकन या सांकेतिक मुद्रा चलाई, तो याद रखना ये बात सही है। दूसरा है मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु से बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी से न होकर सस्ती धातु, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा ये दोनों सही है। अगला देखिए बताए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया, वह किस शहर में था, तो देख लीजिए दोस्तों ये जो गैरिसन शहर था, ये गैरिसन शहर कहाँ पर था, तो याद रखना ये आगरा में था। कहाँ पर था, आगरा में था। आगे देखिए बताया गया कि दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया था, तो याद रखना ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा देखिए बताया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादातर मंगोल आक्रमण हुए। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना प्रारंभ किया, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। कौन सा, ये याद रखना ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए लिखा है कि नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर ध्यान से पढ़िए। तो देखिए लिखा गया अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी, तो ये बात सही है। दूसरा है जो सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तु दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और वे बताया गया कि वे और क्या होता था, आशंका की थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा सकते थे, तो हाँ यही आशंका थी कि इसीलिए क्या था, जो अलाउद्दीन खिलजी था तो बाजार पर नियंत्रण किया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है और स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए अगला है कि जो रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी, तो याद रखना जो रुद्रमा देवी थी वह काकतीय वंश की शासिका थी। आगे देखिए बताया गया कि मध्यकाल में जो रानी या जिसे हम दीदी किस क्षेत्र की शासिका थी, तो जो रानी अर्थात जो दीदी थी जिसे दीदी कहा जाता था ना, तो वो किस क्षेत्र की शासिका थी, तो याद रखना ये कहाँ की थी, तो वह गुजरात की थी। कहाँ की, याद रखना वह गुजरात की थी। आगे देखिए बताया गया कि शेरशाह ने निम्न में से किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को ना शेरशाह ने निम्न में से किन युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, तो याद रखना चौसा का युद्ध दिया है, बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध, देहलिया युद्ध, तो याद रखना ये दोनों में कौन कौन, तो याद रखना ये जो बेलग्राम था और कन्नौज और देहलिया, अर्थात दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए बताया गया शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को
अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। तो ये बात सही है कि जो अलाउद्दीन शेरशाह सूरी ने क्या किया कि शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीक़ों को अपनाया था, ये बात सही है। दूसरा है मुग़ल सम्राट अकबर ने शेर शाह के प्रशासन व्यवस्था को अपनाया, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा ये दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिए, इब्न बतूता किस देश से आया था? तो इब्न बतूता किस देश से आया था? तो याद रखना मोरक्को से आया था। कहाँ से? तो मोरक्को से आया था। तो चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो देखिए अगला चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य। तो याद रखना मुग़ल साम्राज्य। तो अब देखिए लिखा गया है बाबर। तो देखिए लिखा है बाबर 1526 से 1530। तो याद रखना ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि बाबर का जो शासन काल था कब से कब तक था। तो याद रखना 1526 से 1530 ईस्वी तक। तो देखिए लिखा गया है कि 1526 में पानीपत के 1526 में पानी की क्या है कि 1526 में कब? तो याद रखना कब? 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगाना समर्थकों को हराया। और बताया गया कि याद रखना बहुत बार पूछा जाता है कि जो इब्राहिम लोदी था, जो बाबर था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो 1526 ईस्वी में। और किस युद्ध में? तो याद रखना पानीपत के युद्ध में। अर्थात ऐसे भी पूछा जाता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे देखिए बताया गया कि और आगे देखिए लिखा गया है कि 1527 में खानुआ। तो याद रखना खानुआ यहाँ देखिए मिस प्रिंटिंग है। खानुआ मतलब कौन था? तो खानवा। तो यहाँ पर 1527 ईस्वी में खानवा में राणा सांगा और राजपूत और उनके समर्थकों को हराया। अर्थात खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखना बाबर और राणा सांगा और राजपूतों के बीच को हुआ था और उसको हराया भी था बाबर ने। आगे देखिए बताया गया कि आरा कौन सा? तो बताया गया कि और आगरा में मुगल नियंत्रण का स्थापना हुआ। और क्या किया कि आगरा में मुगल नियंत्रण का स्थापना किया। आगे देखिए बताया गया कि हुमायूं 1530 कब? याद रखना हुमायूं ने अब जब बाबर के बाद कौन आया? तो बाबर के बाद हुमायूं आया। तो बताया गया कि हुमायूं ने 1530 से 1540। तो याद रखना इसका एकदम डिटेल एकदम दिख रहा है कि 30-40 अर्थात 1530 से 40 तक। और वो कितना था? तो याद रखना 1526 से 1530 तक, और ये 10 साल तक। आगे देखिए बताया गया कि हुमायूं 1530 से 1540 पिता की वसीयत में एक प्रांत मिला। अर्थात जो हुमायूं था उसको एक प्रांत मिला शेर खान ने हुमायूं को, जो शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में। तो याद रखना कौन से युद्ध में? तो चौसा के युद्ध में। तो याद रखना बहुत बार पूछा जाता है। तो हुमायूं ने चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में पराजित किया। बताया गया कि 1555 में दिल्ली पर कब्जा किया। अर्थात जो हुमायूं ने शेर खां को 1539 में चौसा का युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में पराजित करके दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। आगे देखिए बताया गया अब हुमायूं के बाद क्या हुआ? अकबर। तो देखिए बताया गया अकबर का 1556। तो याद रखना 1556 अर्थात 1556 से 1605 ईस्वी तक। बताया गया कि 13 वर्ष की उम्र में, बहुत बार उम्र पूछा जाता है तो उम्र को भी याद रखना। तो देखिए उम्र, तो अब अकबर का जो उम्र था वह 13 वर्ष था। अकबर का जो उम्र था वह 13 वर्ष था। तो अभी देखिए बाबर का यहाँ पर नहीं दिया है, अभी हम बताएंगे प्रश्नोत्तरी में। तो याद रखना जो 13 का वर्ष अकबर का उम्र था वह 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर क्या बना? सम्राट बन गया। बताया गया कि 1556 में 1556 से 1570 के मध्य में मालवा और गोंडवाना में सैन्य अभियान चलाया। और बताया गया कि रणथंभारों पर कब्जा कर लिया। बताया गया कि 1770 से 1785 के मध्य सैनिक अभियान किया। बताया गया कि गुजरात में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाया। बताया गया कि 1785 से 1605 के मध्य अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया। और बताया कि उत्तर पश्चिम
कंधार पर, कश्मीरी, कश्मीरी काबुल, ढक्कन और अहमदाबाद। आगे देखिए लिखा गया है कि जहांगीर। तो आप देखिए जहांगीर के बारे में, तो देखिए लिखा गया है कि जहांगीर 1605 से 1627 में जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने क्या किया कि अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के जो राजा कौन थे, तो याद रखना मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह। तो याद रखना मेवाड़ के राजा कौन थे, तो अमर सिंह ने गुलामों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोम और अहमदाबाद के खिलाफ अभियान चलाया। बताया गया कि जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। क्या हुआ कि जो सिसोदिया थे तो ये अमर सिंह ने पूर्णतः सफल नहीं हुए। आगे देखिए बताया गया कि अब शाहजहां। तो अब शाहजहां के बारे में देखिए बताया गया कि 1627 से 1658 में दक्कन में सैन्य अभियान, अहमदाबाद के विरुद्ध अभियान, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओझरा कौन था, तो याद रखना ओझरा पर कब्जा किया। और बताया गया अहमदाबाद में गुलामों के राज्य में मिला लिया गया। आगे देखिए बताया गया औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में देखिए लिखा गया है, औरंगजेब ने 1658 से 1707 में उत्तर पूर्व में अहोम को पराजित किया। तो याद रखना जो औरंगजेब था, तो बहुत बार पूछा जाता है अहोम को पराजित किसने किया, तो अहोम कुल लोगों को औरंगजेब ने पराजित किया था। तो बताया गया कि मवाड़ के जो कौन थे, मारवाड़ के जो राठौर राजपूत। तो याद रखना मारवाड़ के जो राठौर राजपूत ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो जो मारवाड़ थे ना, मारवाड़ के जो राठौर राजपूत थे वह मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मामले में मुगलों का हस्तक्षेप था। आगे देखिए बताया गया मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ हुआ। तो ये शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ हुआ। आगे देखिए बताया गया कि मुगल साम्राज्य। देखिए लिखा गया है 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा के अपने राज्य का विस्तार किया। किसने, तो याद रखना शिवाजी ने। 16वीं शताब्दी में उत्तर से या उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार शुरू किया। बताया गया 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया उन्होंने। शिवाजी ने। बताया गया कि प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद ही टिके। आगे देखिए बताया गया कि आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर क्या होता है, शासकों के निवास स्थान, जो मुगल शासकों के निवास स्थान पर, कहाँ पर, तो दिल्ली के लाल किले पर प्राचीन से जो राष्ट्र होता है, अर्थात जो राष्ट्र ध्वज होता है, उसको फहराते हैं। तो आगे देखिए लिखा गया है, तो यहाँ पर अब आगे देखिए मुगल। तो देखिए पहले यहाँ से तो बताया गया कि मुगल कौन थे। तो पहली बात देखिए यहाँ से शुरू होना चाहिए था। तो अब देखिए लिखा गया कि मुगल कौन थे। तो बताया गया मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। कौन कौन थे, याद रखना मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। कौन कौन थे, तो बताया गया कि माता की ओर से मंगोल। तो याद रखना म और म बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो देखिए माता की ओर से मंगोल थे। माता की ओर से मंगोल शासक थे। मंगोल शासक चंगेज खां। तो याद रखना माता की ओर से मंगोल शासक कौन था, तो चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया तो चीन और मध्य एशिया के कुछ भाग में राज करता था। और बताया गया कि के उत्तराधिकारी थे ना। और बताया गया पिता की ओर से ना, तो कौन, तो याद रखना पिता की ओर से ईरान। तो पिता की ओर से ईरान या इराक के वर्तमान तुर्की शासक थे। तो याद रखना माता की ओर से मंगोल और पिता की ओर से तुर्की शासक कहलाते थे। अब तुर्की शासक में कौन थे, तो याद रखना तुर्की और तैमूर। तो याद रखना तुर्की और तैमूर, माता मंगोल तुर्की और तैमूर। तो इस बात को याद रखना, जो पिता की ओर से तुर्की शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी। बताए गए वे वंशज थे। परंतु मुगल ने अपने को
जो मुगल थे, मुगल ने अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। अर्थात जो मुगल थे तो वे माता की ओर से जो मंगोल शासक थे तो वे मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। अर्थात मंगोल कहलवाना, मुगल मंगोल, याद रखना। बहुत बार यहाँ पर भी बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो जो मुगल थे वह मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। आगे देखिए बताया गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खा, जो चंगेज खा था, जो मुगल वंश का जो चंगेज खा था, तो ऐसा इसलिए कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो बताया गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ, तो बताया गया सैकड़ों व्यक्तियों ने नरसंहार से संबंधित था। अर्थात जो चंगेज खान था उसने क्या किया था, कहीं पर भी नरसंहार किया था, तो इसलिए इस कारण उन्होंने अपना आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। बताया गया कि यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगिताओं या उज़्बेकों से भी संबंधित थी। बताया गया कि दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे। अर्थात जो दूसरी ओर क्या था, तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं। ज़्यादातर इसलिए क्योंकि उनके उनके इस महान महान वंशज थे। बताया गया कि तेरह तेरह बताया कब, तो 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था जो तैमूर वंश थे। तो कब पर, तो याद रखना जो तैमूर वंश के तुर्की वंश के जो तैमूर थे उन्होंने 1398 में जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया, इसलिए वे अपने आप को तैमूर कहलवाना पसंद करते थे। आगे देखिए बताया गया मुगल और सैन्य अभियान। तो मुगल और सैन्य अभियान बताया गया कि प्रथम प्रथम मुगल बादशाह, जो प्रथम मुगल शासक बाबर, याद रखना प्रथम मुगल शासक जो था बाबर 1526 से 1530 ने 1494 में कहाँ, फरगाना, याद रखना कहाँ पर, याद रखना फरगाना, फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी बना। कहाँ पर, याद रखना फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। बताया गया कि तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष। तो यही बोल रहे थे दोस्तों कि जो देखिए अकबर जो था, अकबर 13 वर्ष का था पर बाबर 12 वर्ष का। तो बाबर 12, इस बात को याद रखना, बाबर 12 वर्ष का था और अकबर 13 वर्ष का था। बताया गया कि 12 वर्ष में, केवल 12 वर्ष में था कहाँ पर, फरगाना पर अपना उत्तराधिकारी अर्थात अपना राज्य करना शुरू किया। बताया गया कि मंगोल की जो दूसरी शाखा थी, उज़्बेकों की आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़ देनी पड़ी। क्या हुआ कि जो उज़्बेक थे, उज़्बेक की क्या आक्रमण के कारण, उज़्बेकों ने आक्रमण किया ना, तो उसकी जो पैतृक अर्थात जो पिता के द्वारा प्राप्त हुई गद्दी थी उसको छोड़ना पड़ा। और बताया गया कि अनेक वर्ष तक भटकने के बाद उसने 1500 कितना 1504 में काबुल पर कब्जा किया। बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात पर याद रखना कि क्योंकि पहली बार उसने अपना कब्जा किया था कहाँ पर, काबुल पर कब्जा किया। और बताया गया कि उसने उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया। याद रखना कि जब इब्राहिम लोदी को हराया तो उसके बाद दिल्ली और आगरा, याद रखना दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया। और बताया गया कि 16वीं शताब्दी में बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई में युद्ध में तोप और गोलाबारी होता है उसका इस्तेमाल किया था। तो याद रखना बहुत बार पूछा जाता है कि था जो गोलाबारी और तोप का इस्तेमाल सर्वप्रथम कब हुआ था, तो याद रखना कब हुआ था, तो बाबर ने सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में किया था। आगे देखिए बताया गया कि उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा। अब देखिए क्या होता था कि जो उत्तराधिकारी होता था तो उत्तराधिकारी में भी देखिए कैटेगरी था। तो कौन सा कैटेगरी था, तो देखिए बताया गया कि जो मुगल लोग थे तो वे ज्येष्ठाधिकार, एक होता है ज्येष्ठाधिकार और एक होता है कि सहदायाद। तो याद रखना जो सहदायाद होता है और ये जो ज्येष्ठाधिकार होता है, ये दो कैटेगरी थे। तो ज्येष्ठाधिकार तो जैसे सब लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जो कोई भी राजा है तो राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही राजा बनता था या वही युवराज बनता था राजा के बाद। तो अब एक सहदायाद होता था। तो इसमें दोनों में क्या अंतर था, तो बताया गया कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। अर्थात ये नहीं होता था कि जो ज्येष्ठ पुत्र था वही राजा बनता था, इसमें विश्वास नहीं रखते थे। बताया गया कि जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। बताया गया इसके विपरीत, अर्थात ये ज्येष्ठाधिकार के विपरीत उत्तराधिकारियों में सहदयाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे।
तो अब देखिए ये क्या था, तो बताया गया जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन, जो उत्तराधिकारी का क्या होता था, उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था। तो याद रखना जितना भी पुत्र होते थे उनमें जितना भी जैसे बाप होता है ना, अर्थात जो राजा होता था, तो राजा का जितना भी राज होता था, तो जितने भी पुत्र रहते थे उन सभी पुत्रों में बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया जाता था। इस बात को याद रखना, कभी कभी पुत्री भी लिख कर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है, तो याद रखना सिर्फ पुत्रों में बांटा जाता था कि न कि पुत्रियों में भी। आगे देखिए लिखा गया है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो देखिए लिखा गया है मुगल ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किया जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार किया। अर्थात बताया गया कि जो मुगल थे उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किया जो उसके विरोध, अर्थात जो उसको विरोध करते थे ना, बताया गया जिनकी उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार किया। जब जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब शक्तिशाली हो गए मुगल शासक, तो क्या किया कि जो लोग विरोध करते थे वे स्वेच्छा से अपने आप ही सत्ता स्वीकार कर लिए। बताया गया कि राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। जो राजपूत था इसका उदाहरण है कि राजपूत क्या थे, नहीं स्वीकार कर रहे थे, पर क्या हुआ कि जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो राजपूत अपने आप समर्पण कर हो गए। आगे देखिए बताया गया कि अनेकों घरानों में जो अनेक घरानों की जो पुत्रियां रहती थी, पुत्रियों के विवाह विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, बताया गया। परंतु जो मेवाड़ का बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना सब ने स्वीकार तो कर लिया, पर क्या था, तो याद रखना कौन, तो याद रखना मेवाड़ के जो सिसोदिया, अभी हम इसके पहले वाले में भी पढ़े, तो जो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश के थे ना, कौन थे, अमर सिंह। याद रखना कौन, अभी नाम भी पढ़े हम सब, यहाँ पर नहीं दिया है। अमर सिंह ने क्या किया, लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, अर्थात मुगलों की सत्ता को इनकार करते रहे। पर आगे देखिए यहाँ पर बताया गया कि वो भी स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए आगे अब अगला हेडिंग है कि मनसबदार और जमींदार। तो अब देखिए मनसबदार और जमींदार क्या होता है। तो देखिए लिखा गया है कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह, अर्थात जो मुगलों की सेवा के लिए, अर्थात उनको जो सेवा के लिए जो आते थे, तो नौकरशाह या मनसबदार कहलाते थे। जो उनकी सेवा के लिए, मुगलों की सेवा के लिए जो आते थे, तो उनको मनसबदार कहा जाता था। बताया गया कि मनसबदार का शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें जिन्हें क्या होता था, जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला हो, या बताया गया कि मुगल द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। तो याद रखना ये जो मनसबदार थी, यह मुगल के द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, पहली बात। और दूसरी बात, मनसबदार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो उसका होता है कि इनका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जो या तो वह सरकार के द्वारा हैसियत प्राप्त होता है, उन्हें हम मनसबदार कहते हैं। इस बात को याद रखना। अब देखिए बताया गया कि जिनके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकारी। तो याद रखना जो मनसबदार था, तो इसके अंतर्गत क्या आता था, तो ये जो श्रेणी व्यवस्था थी, तो इस श्रेणी व्यवस्था में पद आता था, वेतन आता था और सैन्य उत्तराधिकारी को निर्धारित किया जाता था। बताया गया पद और वेतन का निर्धारण जाति की संख्या से होती थी। तो याद रखना जो पद होता था, पद अर्थात तुम मनसबदार बनोगे, सिपाही बनोगे, कुछ भी जो उसमें पद होता था, तो पद का जब निर्धारण जब भी होता था, तो उसकी जो जाति होती थी, तो जाति की संख्या पर निर्भर करता था। और बताया गया जाति की संख्या पर, जिनकी जाति की संख्या अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता था, अर्थात वेतन की भी उतना अधिक हो जाता था। आगे देखिए बताया गया कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में करते थे। अर्थात जो मनसबदार होते थे, तो मनसबदार अपना जो वेतन होता था, अर्थात जैसे में जब मनसबदार बन गए, तो जो मनसबदार बन गए तो अपने मानसिक वेतन मिलना चाहिए उनको ना। तो बताया गया कि जो मनसबदार होते थे अपने वेतन को राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में लेते थे। अर्थात जो राजा होता था, तो राजा उन्हें भूमि दे दिया जाता था कि जाइए आप वहीं के भूमि के कर से ही अपना वेतन ले लीजिए। बताया गया जिन्हें जागीर कहा जाता था। तो याद रखना कि जो कर लिया जाता था, राजस्व लिया जाता था, तो उस राजस्व को जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के बराबर होता था। तो इस बात को याद रखना कि जो जागीर होता है वह इक्ताओं के बराबर होता है, जो जागीर होता है वह इक्ताओं के बराबर होता है। आगे देखिए बताया गया कि समान होता है। अंतिम वर्ष में
अंतिम वर्ष में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण किया। अब क्या हुआ कि आगे चलकर क्या हुआ कि जो औरंगजेब आया तो ये परिवर्तन पर नियंत्रण किया, अर्थात उनको उनका विरोध किया, इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। सॉरी दोस्तों, क्या हुआ, औरंगजेब ने आगे चलकर इन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। तो अब देखिए बताया गया कि इस कारण क्या हुआ किसानों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जब बताया गया कि जब्त और जमींदार। तो अब देखिए जब्त और जमींदार, अब एक व्यवस्था निकली। तो याद रखना, बताया गया कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन था किसानों की उपज से मिलता था राजस्व था। आगे देखिए बताया गया अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या आगे देखिए लिखा है कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के मध्य से राजस्व लेते थे। बताया गया समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार। तो देखिए बताया गया कि मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। बताया गया कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, तो याद रखना अकबर के जो राजस्व मंत्री टोडरमल था, तो बताया गया कि टोडरमल ने 10 साल तक, अर्थात 1570 से 1580 तक काला अवधि तक कृषि के पैदावार होता है, अर्थात कितना हुआ, कितने कुंतल हुआ, इन पैदावारों की कीमतों पर कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। न इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष फसल पर नगद के रूप में, जो पहले नगद था तो नगद के रूप में कर राजस्व की निश्चित राजस्व नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। बताया गया कि प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया, जो सूबे प्रांत थे उसको राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। और बताया गया प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। क्या हुआ कि उनकी अलग अलग सूची बनाई गई हर एक चीज़ का। और बताया गया कि राजस्व प्राप्ति के लिए इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। तो याद रखना, जो टोडरमल ने बनाया था तो इसको क्या कहा जाता है, जब्त कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर अब लिखा है अकबर। तो देखिए बताया गया कि अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में विभक्त है। बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना जो अकबर था तो अकबर के शासनकाल का जो इतिहास है वह 3 जिल्दों में विभक्त है। तो अब 3 जिल्दों में कौन कौन थे, तो पहला है, अब ये पुस्तक है अकबरनामा। क्या है, अकबरनामा। तो अकबरनामा पुस्तक में तो पहला जिल्द है अकबरनामा का, जो पहला जिल्द है अकबर के पूर्वजों का बयान किया गया है, अर्थात अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। दूसरा है कि अकबर के शासनकाल के घटनाओं के विवरण के बारे में बताया गया है। और तीसरा है कि आईने अकबरी। तो याद रखना, बहुत लोग आईने अकबरी को एक पुस्तक खुद मान लेते हैं, तो ये आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा जिल्द है। अकबरनामा का तीसरा जिल्द है। बताया गया कि जिसमें अकबरनामा के प्रशासन घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोलों का ब्यौरा मिलता है। आगे देखिए बताया गया कि अकबर की नीतियाँ। तो देखिए बताया गया कि अबुल फजल ने अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी था, अकबरनामा का जो लास्ट जिल्द था ना, तो अकबर की इसमें बताया गया कि अकबर की विशेषता या आईने अकबरी में मिलता है। अर्थात अगर ऐसे पूछा जाए कि अकबर की नीतियाँ कहाँ मिलती हैं, तो आईने अकबरी में ऐसे पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आईने अकबरी अकबरनामा का ये लास्ट जिल्द है। तो बताया गया कि साम्राज्य की प्रांत में बटा हुआ है जिन्हें सूबा कहा जाता है। बताया गया कि सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते हैं और राजनीतिक तथा सैनिक दानों दोनों, याद रखना, दोनों प्रकार के शासकों का निर्वाह करते हैं। बताया गया कि प्रत्येक प्रांत में यह वृत्ति अधिकारियों भी होते हैं। बताया गया कि दीवान कहा जाता है। कौन कहा जाता है, दीवान कहा जाता है। आगे देखिए बताया गया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त होता है, जैसे कि बख्शी, सैनिक, वेतन अधिकारी, सदर और धार्मिक अर्थ
के कार्य में मंत्री होते थे। आगे देखिए बताया गया कि फौजदारी सेना नायक और कोतवाला या नगर का पुलिस अधिकारी का अबुल फजल से सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टिकोण बनाए रखते थे। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए अगर आपने इस 3-4 पेज को अगर थ्योरी को ठीक से पढ़ा होगा तो इन सभी प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए पहला है कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया कि मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे, तो ये बात सही है। दूसरा है मुगल थे माता की ओर से चीन के जो तांग राजवंश के थे और पिता की ओर से ईरान और इराक वर्तमान के तुर्की शासक के थे। तो याद रखना जो तांग या मुगल क्या थे, तो माता की ओर से मंगोल थे ना, तो ये कि कौन सा आ गया देखिए तंगार राजवंश आ गया, तो ये गलत हो गया। अब अर्थात हमारा बताया गया कि कौन सा असत्य है, तो यही असत्य है, दूसरा असत्य हो गया। अगला देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो देखिए बताया गया मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद करते थे। तो याद रखना मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना कभी पसंद नहीं करेंगे। आगे देखिए लिखा गया है कि मुगल ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया, तो हाँ ये बात सही है। दूसरा है कि प्रत्येक मुगल शासन ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, तो हाँ ये तैमूर के साथ बनवाया, न कि मुगलों के साथ। अर्थात हमारा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया गया कि 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुई पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्र पर अपना कब्जा किया। तो याद रखना कहाँ पर हम बताए थे कि इसको, तो ये दिल्ली और आगरा पर किया था। अगला कहाँ पर, दिल्ली और आगरा पर, याद रखना दिल्ली और आगरा पर। अब आगे देखिए बताया गया निम्न में से कौन से युग सही है। तो बताया गया जो खानवा का युद्ध हुआ था। पहले देखिए कि पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, तो ये बात तो गलत हो गया ना। तो अब जब पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, तो खानवा का युद्ध 1526 में हो नहीं सकता, ये बात गलत हो गया। फिर दूसरा है कि चंदेरी का युद्ध जो है, तो अब देखिए अब जब 2 गलत हो गया, तो देखिए जिसमें पहला और दूसरा है इसको काट दीजिए। अर्थात दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है ना, और पहला भी इसमें है, तो ये गलत होगा। अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ तीसरा और चौथा सही हो गया। ऐसे भी होता है। आगे देखिए बताया गया कि अकबर के सैन्य अभियानों के क्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया कि अकबर ने 1568 में सिसोदिया के राजधानी जो सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया, तो ये बात सही है। आगे बताया गया उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर की ओर साम्राज्य को मिला लिया, ये बात भी सही है। दूसरा है कि अकबर ने अपने सैन्य अभियानों के द्वारा पूर्व में, कहाँ पर, याद रखना पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक के क्षेत्रों को क्या किया, मुगल के सम्राटों में अंग बना लिया, तो ये बात भी सही है। अर्थात तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला देखिए बताया नीचे दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़े। बताया गया कि जो राजकुमार सलीम अर्थात जिसे जहांगीर की माँ जोधाबाई थी, तो जोधाबाई अकबर, तो सुने होंगे जोधाबाई अकबर ना। तो आगे देखिए तो ये बात सही है, क्योंकि जहांगीर जो था अकबर का ही पुत्र था, तो ये बात सही है। दूसरा है अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्ष में राजकुमार जो सलीम के विद्रोह के शासनकाल उनकी सत्ता लड़खड़ा गई थी। तो ये बात देखिए लिखा गया है कि अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्ष में राजकुमार जो सलीम के द्वारा कारण उनकी सत्ता लड़खड़ा गई थी, तो सही बात है। दूसरा है कि अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन की अभियान नहीं किया, तो ये बात गलत है। अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए लिखा गया है खुर्रम किसका बेटा था। याद रखना खुर्रम किसका बेटा था, तो खुर्रम किसका बेटा था, तो ये खुर्रम किसका बेटा था, तो याद रखना ये जहांगीर का बेटा था। किसका था, तो जहांगीर का बेटा था। आगे देखिए बताएगा शाहजहां, जहांगीर नहीं शाहजहां। आगे देखिए शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद करके रखा गया था, तो याद रखना शाहजहां को अंतिम दिनों में आगरा में
कहाँ पर, आगरा में कैद करके रखा गया था। अगला देखिए बताया गया कि औरंगजेब ने औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विद्रोह किया और उसमें से मराठों और दक्कन के संतलन का सहयोग मिला। तो याद रखना औरंगजेब का जो पुत्र था तो कौन था, तो याद रखना औरंगजेब का पुत्र जो था तो यह कौन था, तो ये था ये कामबख्श था, कामबख्श था। आगे देखिए बताया गया कि दक्षिण के किन दो राज्यों में औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो दक्षिण में कौन कौन थे राज्य थे, तो याद रखना अहमदाबाद, बीदर गोलकुंडा, बीजापुर गोलकुंडा और अहमदाबाद। तो इस बात को याद रखना कौन कौन से, तो बीजापुर और गोलकुंडा, क्योंकि बीजापुर करेगा तभी तो वहाँ औरंगजेब से उनसे लड़ाई होगा। अरे क्या बोलते हैं उसको, शिवाजी से। आगे देखिए बताया गया कि मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया कि मुगल ज्येष्ठाधिकार नियमों में विश्वास करते थे, तो नहीं करते थे, यही बात गलत हो गया, बात खत्म। आगे देखिए बताया गया कि उत्तराधिकारी में सहदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, तो ये बात सही है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए बताएगा निम्न में से कौन से कथन सत्य है। बताएगा कि मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह होते थे मनसबदार कहलाते थे, तो बात सही है, मनसबदार की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर होती थी, तो गलत। आगे देखिए बताया गया कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में लेते थे, ये बात सही है, अर्थात हमारा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए बताया गया कि मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारण था, तो ये बात सही है। दूसरा है कि सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा या वेतन उतनी ही अधिक होती थी, तो ये बात सही है ना, ये बात सही है। दूसरा है जात पद पर जो जात पद के द्वारा मनसबदार के रखे जाने पर घोड़ों या घुड़सवारों की संख्या तय होती थी, तो ये बात गलत है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला और दूसरा सही है। अगला देखिए लिखा गया है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा है मनसबदार, तो मनसबदार जो होता है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं। तो इस बात को याद रखना, सही है, मनसबदार को ही जागीर कहते हैं और जो कि इक्ताओं के बराबर होता है, इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि मनसबदार इक्ताओं की तरह ही इक्ताओं की तरह ही अपनी जागीर का आश्रित रहते थे और उन पर प्रशंसा करते थे, तो ये बात भी सही है, अर्थात दोनों हमारा ऑप्शन सही है। आगे देखिए बताया गया कि निम्न कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो देखिए बताया गया कि अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ा सावधानी पूर्वक आकलन किया, तो ये बात सही है, क्योंकि उसने आकलन करवाया था टोडरमल के द्वारा। आगे बताया गया ताकि इन जो जागीर होते हैं, जागीरों के राजस्व मनसबदारों के वेतन के करीबन बराबर हो जाए, तो हाँ ये सही है और व्याख्या भी सही है, तो हमारा ही हो जाएगा, ये कारण और कथन दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। दूसरा है कि मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किस लिए होता था, जमींदार, याद रखना जमींदार। तो बताया गया कि किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, किसी क्षेत्र के सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता था, ये दोनों के लिए, तो याद रखना जमींदार क्या होता था, तो जमींदार ये मुखिया के लिए होता था। आगे देखिए बताया गया कि मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है, याद रखना राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को किसी दूसरे राज्य का संसाधन हड़पना। बताया गया कि युद्ध में लूटे जाने वाले सामान, और बताया गया कि ये और इनमें से कोई नहीं था, अर्थात ये क्या होता था, राजस्व प्राप्त करने वाली व्यवस्था को कहा जाता था जब। आगे देखिए बताया गया अकबर के जो शासनकाल के इतिहास के संबंध में विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है। तो याद रखना जो अकबर का शासनकाल का इतिहास का जो विवरण है ना, इतिहास का जो विवरण संबंधित है, तो वह है अकबरनामा में। याद रखना बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या है, तो ये कौन सा है, तो याद रखना
जो उसका ऐतिहासिक संबंध विवरण मिलता है वह किस पुस्तक है, पुस्तक का नाम अकबरनामा था। अकबर के द्वारा इबादत खान न इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया था, तो इस बात को याद रखना। कहाँ पर कराया गया था, तो इबादत खाने का तो याद रखना कहाँ पर, आगरा में कराया गया था। अगला देखिए लिखा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया अकबर ने इबादत खाना में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मामले पर चर्चा करता था, तो ये बात सही है। दूसरा है कि इबादत खाने में चर्चा के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और सामंतताओं का पर बल देता है वे अक्सर कट्टर होते हैं, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए लिखा गया है अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद करते थे। तो फिर से देखिए बताया अकबर के सुलह कुल की विचार पर आधारित जो शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद करते थे, तो कौन मदद करता था, तो जो कौन मदद करता था याद रखना कौन था, तो अबुल फजल का था। कौन था, तो अबुल फजल था, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापा मार, याद रखना छापा मार पद्धति अपनाया, तो याद रखना वो शिवाजी थे, मराठा शासक शिवाजी। आगे देखिए बताया गया कि कथन और कारण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में जहांगीर से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, तो ये बात सही है। दूसरा है औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई और मिलने वाले राजस्व में गिरावट हुई, तो ये बात भी सही है, अर्थात दोनों व्याख्या भी सही कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इतने चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो चलिए अब मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो में।